देखो another lines. Yes, ma'am. Every cell Ma'am, requires nutrients ऑक्सीजन जल्दी पढ़ा था। इनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ताकि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर हो पाए। ऑल्सो नीड टू कॉन्स्टेंटली हमें क्या चाहिए? बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो पाए। वो भी कौन करेगा? वेस्ट मटेरियल कौन हो सकता है? अमोनिया हो सकता है, एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। yes. ये हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर होता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने के लिए हमको क्या चाहिए कि भाई हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होना चाहिए, जिस फ्लूइड को हम पूरी बॉडी में क्या करा पाए? सर्कुलेट करा पाए। हमारी बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड है, तभी तो सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड आई है, नहीं आई? Yes, ma'am. है ना? चलो, सो अब मेन चीज ये बोलते हैं कि भाई व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेशन। एग्जैक्टली सर्कुलेशन के फंक्शन क्या है? पहले हमने देखा हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस किस चीज में चाहिए। सेकेंडली हमने देखा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वी नीड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आखिरकार ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? Yes, ma'am. Transport, nutrition, transport. पहला न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से कहाँ न्यूट्रिएंट कहाँ आते हैं आपकी? Tissue. गट में एलिमेंट्री कैनाल ना? Yes, ma'am. एलिमेंट्री कैनाल से आपके बॉडी टिश्यूज तक जाता है। टिश्यूज वहां पे क्या करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन समझते हो ना? सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होना एंड उसी से एनर्जी का फॉर्मेशन होना। Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ Nitrogen. पहले न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कराना था। कहाँ से कहाँ? गट से टिश्यूज तक। अब हमें चाहिए अभी हमारे सेल्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको ट्रांसपोर्ट करें। सेकेंड फंक्शन। देन हमें चाहिए कि हमारी जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेज है उनको लंग्स से ले जाके कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करें? पूरी बॉडी तक हमें ट्रांसपोर्ट करने। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड टिश्यूज को, उनके बीच में ट्रांसपोर्ट हमको करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन चाहिए नहीं चाहिए? अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा है, वहां पे हम बात करते हैं ना कि जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका सबका सिक्रीशन ब्लड के थ्रू पास आउट होके जाता है। तो हार्मोन्स को भी तो ट्रांसपोर्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ही कराएगा। Yes, ma'am. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, बॉडी के अंदर हीट का भी ट्रांसपोर्ट चाहिए हमको। हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट वाटर भी चाहिए बॉडी के अंदर, ताकि वाटर पूरी इजीली हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाए। Yes, ma'am. सारे के सारे फंक्शंस, एक बार सारे फंक्शंस को देख ले, एक फंक्शन क्लियर है नहीं है आप लोगों को? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछो। मैम ये जो स्लाइड में आपने पढ़ा रहे हो मैम, बाद में ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी ना वीडियो? हाँ हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी और स्लाइड्स आपको मैं ग्रुप में शेयर करा दूँ। ठीक है मैम। ठीक है, तो सब मैम मैं कितनी देर लेट हुई क्लास में, मतलब आपने कितना पढ़ाया? अभी बस यही फर्स्ट स्लाइड लिखी है। ओके ओके मैम हमारे लिए भी ना ऐसी स्लाइड बना के लाना क्लास में। ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस, हार्मोन्स, हीट एंड वाटर। क्लियर फंक्शंस? Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाओ, पढ़ो जरा, एक एक पॉइंट करके पढ़ो। मेरी साउंड नहीं आ रही है क्या? नहीं अनश्वा, आपकी आवाज? अनश्वा की। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज सर्कुलेटरी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। अब हमने कैलकुलेशन देखा। हाँ बेटा, अब आ रही है आवाज आपकी। हाँ मैम। अब हमने देखा कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम
बॉडी के अंदर क्या क्या नीड है, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, हीट को, हर चीज को ट्रांसपोर्ट करना है। तो किसके थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे? एक सर्कुलेटरी फ्लूइड हमको रिक्वायर होगा, जो हमने कल की क्लास में बात किया था। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है हमारे पास? दैट सर्कुलेटरी फ्लूइड इज एंड ब्लड। हायर ह्यूमंस के अंदर लिम्फ भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्फ कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन बताएगा? कल की क्लास में समझाया था। क्या? लिम्फ 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 कैसे प्रोड्यूस होता है, बताओ जल्दी से। मैम जब हम कैपिलरी रीजन में ब्लड एक्सचेंज होता है उसमें तो कुछ माइनस वेस्ट फॉर्म मटेरियल एलिमेंट डिपॉजिट होता रहा है जो कलरलेस होता है उसमें लैस प्रोटीन्स होती है। मैम जो टिश्यू या फिर जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें जो कैपिलरीज जिसमें ब्लड मूव करती होती हैं, अलोंग विद दैट एक मैम उसमें ना थोड़ा थोड़ा लीकेज होता रहता है, एंड देन वो कलेक्टिवली जो होता है मैम वो एक येलोइश फ्लूइड टाइप का होता है, वही लिम्फ होता है। और मैम उसमें बहुत कम प्रोटीन्स वगैरह फॉर्म्ड होते हैं। एलिमेंट और प्रोटीन अगर ब्लड में से हटा देते तो लिम्फ बनता है। वो क्या बचेगा हमारे पास? लिम्फ बच जाएगा। अब लिम्फ के बारे में भी बोल रहे कि ब्लड तो है जिसके थ्रू हम सर्कुलेशन करा सकते हैं। हायर प्लांट्स में लिम्फ आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो एज वेल एज ब्लड और लिम्फ, ये दोनों मिला के हमारी ह्यूमन बॉडी का क्या सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? पूरी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल करके चलेंगे। यस मैम। यस मैम। ब्लड एंड लिम्फ क्या कलेक्ट करते हैं? वेरियस सब्सटेंसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, हार्मोन्स, एंड डिलीवर करते हैं उनको कहाँ तक? एप्रोप्रिएट या फिर टारगेट ऑर्गन या टिश्यू तक उनको डिलीवर करने का इनका काम होता है। क्लियर? तीनों पॉइंट सबको? यस मैम। यस मैम। पोस्टमैन भी तो ये काम करता है ना। पोस्टमैन का लेटर या कुछ भी चीज होती है उसको उठाता है और आपके घर तक ट्रांसफर करता है। तो सेम ब्लड, इसका सिर्फ यही काम है, एक जगह से सामान को उठाना और एक जगह डिलीवर कर देना। ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट पढ़ो। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम का भी काम करता है। एग्जैक्टली कौन सी सेल्स जो फेगोसिटिक सेल्स की तरह work कर रही थी? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों फेगोसिटिक। तो उन दोनों सेल्स को हम ये बोल सकते हैं पुलिसमैन वाला जॉब कर रही है। एक पोस्टमैन का जॉब कौन कर रहा है? ब्लड और लिम्फ। पुलिसमैन का जॉब कौन कर रहा है? मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट, एल्ब्यूमिन जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या काम कर रहा है? ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। यस मैम। ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड एंड हेल्प मेंटेन इट्स नॉर्मल कंसिस्टेंसी। उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है। लॉस ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम ब्लड के अंदर से ज्यादा फ्लूइड ना लॉस हो जाए, उसके लिए प्रॉपर प्रेशर बना के रखने का काम करता है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था कल? ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखने का काम करता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों के दोनों का फंक्शन क्या था आपका? Clotting of blood. Clotting and defense mechanism. excessive bleeding. Exactly. Blood carries various hormones to body part of the organs of their secretion and help coordination of the body. फिर से पढ़ो। Blood carries various hormones. बहुत सारे hormones होता है blood के अंदर। टू बॉडी पार्ट फ्रॉम ऑर्गन ऑफ देयर सिक्रीशन, मतलब जहां से वो सिक्रीट होता है वहां से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक हम उनको लेके जाते हैं। तो इससे हम दो बॉडी पार्ट्स में या फिर दो बॉडी ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे ब्लड? यस मैम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम इंटीग्रेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, बिकॉज दो ऑर्गन्स के बीच में इंटीग्रेशन लेके आने का काम कर रहा है, बातचीत करा रहा है, कम्युनिकेशन करा रहा है दो ऑर्गन्स के बीच में। जैसे हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने कोई रिलीजिंग फैक्टर दिया, मतलब एक मैसेज के फॉर्म में उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को दिया ना कि भाई के अंदर ग्रोथ हार्मोन या कोई भी हार्मोन की कमी हो रखी है, आप उस हार्मोन को सीक्रेट करो। वो हाइपोथैलेमस पर्टिकुलरली हार्मोन नहीं बना रहा था, वो सिर्फ एक सिग्नल दे रहा था इन द फॉर्म ऑफ रिलीजिंग हार्मोन या फिर इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो थर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह भी आपका ये
फंक्शन दिखाता है। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कैसे किया जाता है कि आपकी अयोटा के अंदर कितना प्रेशर लग रहा है, अयोटा की वॉल्स के ऊपर ब्लड कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम आपका ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन। सर्कुलेटरी सिस्टम एक पंपिंग स्टेशन की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर दो बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से आपके लिम्फ और ब्लड और सर्कुलेट करने का काम करता है। तो इस वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो यहीं से। अरे ये तो आंसर ही दिखा दिया। आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन चलो। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। Yes. अब होगा डी। तो द करेक्ट इज ऑल ऑफ द डी। मैम ये पीपीटी है ना? क्या बेटा? मैम ये पीपीटी है ना? हाँ पीपीटी है। मैम अब हम पीपीटी बोलो बोलो बोलो। अब हमारे पास स्टार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब हमने पढ़ ही लिया ना लिम्फ क्या होता है, ब्लड के अंदर से फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्रोटीन्स को हटा दो वो लिम्फ होता है। लिम्फ भी हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी चीज को सर्कुलेट करने में हेल्प करता ही करता है। पढ़ो जरा लाइन। सर्कुलेटरी सिस्टम हैज अ पंपिंग स्टेशन, वही लास्ट वाली लाइन ही रिपीट करके हमको बता रहे हैं कि हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम एक पंपिंग स्टेशन है। हमारी बॉडी के अंदर दो फ्लूइड्स है जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को सर्कुलेट कराते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा? लिम्फ और ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। एग्जैक्टली। और फिर यही हमने आगे जाके सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ा। तो लिम्फेटिक सिस्टम और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में पूरा का पूरा हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में पूरे हार्ट की वेसल और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली हार्ट कैसे काम कर रहा होता है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? पढ़ो लिम्फेटिक सिस्टम। टू टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज। तो लिम्फेटिक सिस्टम किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? पहली चीज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं होता है। ओपन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस सबको पता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना ब्लड टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। यस मैम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज जस्ट लाइक अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। Yes, ma'am. ना डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन पास करती है। और ओपन में लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली डालती है। ऐसे ये है बिल्कुल डायरेक्टली आपका बॉडी टिश्यूज के कांटेक्ट में यहाँ पे रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपकी क्या क्या चीज आएंगी? सबसे पहले लिम्फ आएगा, लिम्फ इज द फ्लूइड। फिर लिम्फ टिश्यूज आएंगे, देन लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड एक वो है ना सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। याद रखना है इसको। नेक्स्ट पढ़ो। It consists of a extensive network of blind-ended lymph capillaries in the tissue. लिम्फेटिक सिस्टम में अंदर क्या आता है? बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज का, लिम्फ कैपिलरीज टिश्यूज के साथ, मतलब ब्लाइंड एंडेड टर्म समझ रहे हो? पूरी तरीके से ना उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है टिश्यूज को, बीच में टिश्यू चारों तरफ से लिम्फ कैपिलरीज ने घेर के रखा हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क बना के रखा हुआ है, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे। लिम्फ कैपिलरीज आपस में सारी की सारी यूनाइट होके एक लार्ज वेसल्स बनाएंगे। ये देखो लिम्फ कैपिलरीज बनाएंगी और बहुत सारी लिम्फ वेसल्स मिलके आपस में क्या बनाएंगी? लिम्फेटिक डक्ट्स बनाएंगे। लिम्फेटिक डक्ट का काम क्या है? मैम लिम्फ को एक मैम अलग अलग बॉडी के पार्ट से लिम्फ को लिम्फ किस कलेक्ट करना।
ब्लड से बना है, ठीक है। तो हमारा लिम्फ आया कैपिलरी से वेसल से लिम्फेटिक डक्ट में। फिर लिम्फेटिक डक्ट का काम क्या होता है, जितना भी लिम्फ उसके अंदर है उस सारे लिम्फ को किसके अंदर ड्रेन कर देना, ड्रेन मतलब डाल देना हमारी वेन्स के अंदर डाल देते हैं, यस मैम। वेन्स के अंदर, ठीक है। और वो भी किस रीजन में, लोअर नेक। से एक बार पढ़ लो सबसे पहले, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क होता है, आपके लिम्फ कैपिलरीज और टिश्यूज आते हैं, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज मिलके लिम्फ वेसल बनाते हैं, लिम्फ वेसल से लिम्फेटिक डक्ट बनता है। लिम्फेटिक डक्ट अब लिम्फ क्या काम करता है, वो लिम्फ को वेन्स में ड्रेन करने का काम करता है, वो भी लोअर नेक रीजन के अंदर। क्लियर यहाँ तक सबको? यस मैम। किसी का बैकग्राउंड पे कुछ आवाज आ गई है। मैं सोच रही हूँ किसी का माइक अनम्यूट है। यस मैम। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ किसका है। खनीका। चलो अब ये इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में आपको सारे के सारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स बताए हुए हैं। सबसे पहले पहला लिम्फेटिक ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था टॉन्सिल्स। लिम्फेटिक टिश्यू था नहीं था, अरेंजमेंट ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन अ रिंग मैनर, उसी को हम क्या बोलते थे, वेल्डेयर्स रिंग ना। यस मैम। है ना, वेल्डेयर्स रिंग। फिर आपका थाइमस, थाइमस इज अ ग्लैंड, अभी पढ़ के आए। थाइमस आपका छोटा होता जाता है, एडल्ट में होते हैं मैम वो, आई थिंक एडल्ट में वो छोटे हो जाते हैं मैम, जो बच्चा होता है वो बड़ी होती है। बड़ी होती है धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे थाइमस का साइज छोटा होता चला जाता है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, थाइमस क्या काम करता था? हाँ, वो न्यू लिम्फोसाइट्स बनाता है, यहाँ पे डेवलप होते हैं। वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट मैम हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं मैम। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में मैम सेल्स वगैरह आते हैं और मैम वो पैथोजन होता है मैम, उसको मारने के लिए काम करता है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, आप कितने सारे बोल रहे हैं। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी मैम। मैम आप मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। ये भी मैम कुछ बोल ही नहीं है। अब आ रही है आवाज? यस मैम। मैम क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो अब बच्चों ट्राई करो थोड़ा सा आप लोग कम बोलने का, बिकॉज आप लोग बोल रहे हो ना शायद मेरी वॉइस ब्रेक हो जाती है उस बीच में, मेरी आवाज नहीं सुन पाते हैं लोग, ठीक है। Yes. तो हमने देखा कि टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। जिसने डाइजेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा परेशान मत होना, अब नहीं पढ़ना है आप लोगों को डाइजेशन वाला चैप्टर, ठीक है। थाइमस हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ना था, मतलब पढ़ा है हमने। थाइमस इज अ ग्लैंड जो कि क्या काम करती है, आपके पूरे डिफेंस सिस्टम को बनाती है, आपके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इनमें हेल्प करती है। बिकॉज बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन मैरो, और टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस। फिर हमारे पास आप डायग्राम में देख रहे हो, दीज आर द लिम्फ वेसल्स जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। और लिम्फ वेसल्स किससे बनते हैं, लिम्फ कैपिलरी कैपिलरी से ना। फिर लिम्फ वेसल्स मिलके क्या बना लेते हैं, आपका बना लेते हैं, ठीक है। अब बोन मैरो देखो इन्होंने कहाँ दिखाया है, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन, फीमर, फीमर में है ना आपका बोन मैरो, ये रहा। स्प्लीन, स्प्लीन नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कल ही पढ़ा था। हाँ ग्रेव, मैम स्प्लीन की पोजीशन कहाँ पे होती है? बताइए इसमें है तो ये लेफ्ट साइड होगा राइट साइड होगा?
लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड सिल्टेड है, लेफ्ट साइड पे सिल्टेड है, तो ये आपका लेफ्ट साइड है, तो आपके लेफ्ट साइड पे स्प्लीन मारा जाएगा। ये आपका लिम्फ नोड्स वगैरह, तो ये पूरा इन्होंने ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम आपको बना के दिया हुआ था। दीज आर द लिम्फेटिक कैपिलरीज। बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखो, इमेजिनेशन अच्छे से हो पाएगा। ये जो हमारा रेड वाला दिख रहा है, तो दीज आर द, मतलब ये जनरली वो कैपिलरीज है ना जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही होंगी, और ब्लू वाली जो डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पे आप सिंपली याद रखना कि कोई भी मैं डायग्राम आपको या कुछ भी मैं टर्म यूज करूंगी रेड एंड ब्लू, तो आपको समझ जाना है रेड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम प्योर ब्लड कंसीडर करते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड हम उसको कंसीडर करते हैं, बिकॉज उसके अंदर होता है क्या, CO2 होता है। और CO2 कैसी गैस है, एक एसिडिक गैस है या नहीं है, तो हमें उसको बॉडी से मूव आउट करना ही करना है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास आर्ट्रियोल है, एंड ये यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन से दिखाया हुआ, दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स। इसको ना आप अपने हैंड्स में भी देख सकते हो, आप अपने हैंड्स में देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको ये आपकी वेन्स क्लियरली विजिबल होती होगी, तो आपको कुछ कुछ ग्रीनिश कलर से दिखाई देता होगा। तो मैम जो हमारे ग्रीनिश दिखता है वो उसमें ऑक्सीजन वाले होते हैं। मैम तो ब्लू ही दिखता है ना, मतलब जो ग्रीन ग्रीन दिखता है वो तो वीन्स होगी ना, इतना ग्रीन नहीं दिखता लिम्फ वगैरह। मैम उसी में ऑक्सीजन होती है मतलब हमारी। नहीं, ऊपर तो वीन्स दिखती है डीऑक्सीजनेटेड वाली। अच्छा ये ग्रीन वाली डीऑक्सीजनेटेड वाली वो नहीं। ग्रीन नहीं, वो ब्लू होती है, वो ग्रीन ग्रीन से लगती है बस। अच्छा ये ब्लू होती है, ठीक है। देखो मैम ब्लू वाली है ऑक्सीजनेटेड ना, आपको जो ग्रीन वाली दिख रही है वेन्स। शैली, साक्षी, ये क्या चल रहा है बेटा? मैम वो किसी को बोलने ही नहीं देती, वो खुद ही बोलती है क्लास में, फिर हम चुप रहते हैं। अरे क्लास में सब बोलते हो, मैं किसी को पर्सनली मना नहीं करती कि भाई तुम मत बोलो, लेकिन हाँ जिसकी जो बहुत ज्यादा बोल रहा होता है क्लास में, उसको मैं बोल देती मैम हूँ। मैंने उसे यही बोला कि थोड़ा सबको बोलने दो, वो खुद ही बोलने लगती है। बंद करके सब बोला करो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है आप क्लास में ज्यादा नहीं बोल पा रहे हो, तो बेटा सामने वाले का चुप होने का वेट किया करो। आप लोग जब बोलते हो तो मैं भी तो साइलेंट हो जाती हूँ ना, कि एक बार फिनिश करने दो, मैं तब आगे बोलूंगी। पता है कोई चुप नहीं होता, ये 3 लड़कियां ना लड़ती रहती है अपनी में ही। मैम बोलो ऑफलाइन में मैं आऊंगी, फिर मेरे सामने बोलना। हाँ तब देखते हो कितना बोलते हो। मैम तब कुछ नहीं बोलेंगे सब। क्या? तो साक्षी, शैली दोनों बोलना, नो पार्शियलिटी। हाँ शैली। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किसी को मना नहीं किया कि वो बोले या फिर ना बोले, एंड मैम मैंने बस एक ही बात बोल रखी है कि मैम एक एक करके बोला करो तो सबकी बात समझ में आएगी। हाँ हैंड रेस करके बोला करो ना, जैसे भी साक्षी ने हैंड रेस किया, सॉरी शैली ने हैंड रेस किया, तो मैंने उसको बोला आप बोलो, तो आप भी ऐसे किया करो। हैंड रेस करके बोलोगे ना तो एटलीस्ट सबको चांस मिलेगा बोलने का, क्योंकि मैं हर बार, लेट सपोज शैली ने, साक्षी ने, इन्होंने हैंड रेस किया, तो मैं हर बार इन्हीं को थोड़ी ना बोलूंगी। भावना ने हैंड रेस किया, मैं उसको भी बोलूंगी। गायत्री ने हैंड रेस किया, मैं उसको बोलूंगी कि अब आप बोलो। तो ऐसे करके सबको चांस मिलेगा बोलने का, ठीक है? यस। लड़ाई ये नहीं समझते, एकदम इमेच्योर से ऐसी बातें करते हैं। बस यार बस, चलो मैम पढ़ाओ अब आप। चलो, तो अब ये देख रहे हैं, अब मैंने क्या बोला था भाई, आपकी जो हैंड है ना यहाँ पे आपको क्लियरली दिखती है कुछ कुछ वेन, जनरली 3 कलर की आपको दिखती होंगी। मैम एक ही दिखती है ग्रीन कलर की बस। मैम ग्रीन रेड और ब्लू दिखती है, पर्पल भी दिखती है, ग्रीन ही दिखती है मुझे। किसी किसी के हैंड में सारी दिखती होंगी बहुत क्लियरली, चेक करो। स्पेशली बॉयज के हाथ में ज्यादा क्लियर होती है। यस मैम। यस मैम, मेरे पापा के दिखती है बहुत, मतलब बड़ी बड़ी सी थोड़ी दिखेगी। इसमें क्या होता है ना, 3 आपको क्या दिखाती हैं, एक रेड का मतलब ये रेड ब्लड वाली, एक ब्लू ब्लड वाली, और एक वेन। और अभी हमने देखा, गुंजन एक सेकंड रुकना, अभी हमने एक चीज देखी कि जितनी भी लिम्फेटिक डक्ट्स है वो ब्लड अपना लिम्फ किस में ट्रांसफर कर देती है, वेन। पड़ा था ना वेन्स के अंदर। तो आपकी हैंड्स में या कहीं पे अगर आपकी लिम्फ्स वगैरह कुछ भी दिख रही है, तो वो आपके जो ग्रीन कलर से या थोड़ी डार्किश कलर वाली होगी, वो हमेशा वेन्स होंगी। ये साक्षी बता। मैम जब हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, मतलब देखते हैं लगाते हुए डॉक्टर्स को, तो हमें तो सिर्फ ग्रीन वाली ही दिखती है। डॉक्टर हमेशा इंजेक्शन वेन्स में लगाते हैं, आर्टरीज में। नाम सुना होगा, गुंजन बताना।
मैम वेन्स में। वेन्स वेन्स में लगा वेन्स में लगाते हैं। मैम वो तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, कुछ आर्टरीज में लगते हैं, कुछ वेन्स में। मैम नहीं, ऐसा भी तो होता है ना कि अरे वो ऊपर साइड में होता है ना, तो उसमें आसानी से लग जाता है। वेन्स में, बिकॉज वेन्स पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होता है। यस मैम, आर्टरीज ले गए होते हैं वहां से। मैम जैसे कि जो हम लोगों को वैक्सीन लगे थे कोविड में, तो मैंने सर्च किया था, तो वो मैम हम लोगों का ना एपिडर्मिस के अंदर वाली जो लेयर होती है, लाइक मसल के अंदर वाली लेयर, उसमें 90 डिग्रीज पे वो लगा रहे थे। तो मैम वो तो वीन्स में नहीं लग रहा था, वो तो डायरेक्ट मतलब टिश्यू के अंदर ही लगाया जा रहा था। तो ऐसे भी तो होता है मैम कि अलग अलग इंजेक्शन को अलग अलग तरीकों से लगाया जाता है। डिपेंड करता है क्या डिसीज है। इसके मेरे पास नोट्स है, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगी कि एक तरीका होता है ना इंजेक्शन को ऐसे डायरेक्टली ऐसे लगाता है, एक ऐसे थोड़ा twist करके लगाता है। मैम वो वो मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे लगाया जाता है, लाइक 30 पे, 90 पे। हाँ डीप के अंदर पेनिट्रेट करता है। वो एक होता है ना बहुत हल्की सी सुई लगाता है, एक यस मैम। बहुत डीप तक लगाता है। तो डीप में मतलब होता है कि आपको बहुत इंटरनल लेयर्स तक जाने की कोशिश कर रहे होता है। मैम कैसे भी लगाए मैम, मुझे तो डर लगता है कि हाथ में कैसे करती है, स्लिप इतनी छोटी सी रहती है, उसको देख के हालत खराब हो जाती है। टॉपिक पे आ जाओ। तो ये समझ में आ गया हम लोगों को। तो हमारे डायग्राम से देखो क्या देख रहे हो ना, कि भाई जितना भी आपका ये यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क बन रहा है, यहाँ से किस में आ रहा है, लिम्फ में। देखो इन एरोस पे ध्यान लगाओ एक बार, एरोस किधर से किधर जा रहा है ये जो बीच वाला पूरा पार्ट बन रहा है, दीज आर द योर टिश्यू सेल्स, है ना, टिश्यूज। तो टिश्यूज से लिम्फ के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ सब्सटेंस? हाँ मैम। आ रहा है। और आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स लेके आ रही है सारी चीजें। तो आर्ट्रियोल्स भी आपका किसको दे रही है? टिश्यूज। वापस से देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है, बिकॉज ये दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है, टिश्यूज ने ऑक्सीजन ले लिया उनसे और रिटर्न में उसको CO2 दे दिया। अब ये रिटर्न इधर से जा रहा है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा अब आपके? कैपिलरी हार्ट में। हार्ट पे जाएगा और फिर रेड को पंप बैक कर देगा कहाँ पे? लंग्स। यस पूरा एक फ्लो चार्ट बना के मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? मैम एक फ्लो चार्ट। ये पढ़ो लाइन। लिम्फ कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक क्लोज एंडेड, मतलब इनके जो एंड्स होता है ना वो क्लोज होते हैं ट्यूब, जिसके लिए हमने वो ब्लाइंड एंडेड टर्म भी यूज किया था ना, यस मैम है ना, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब दैट फॉर्म वास्ट नेटवर्क इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस, लाइक बहुत बड़ा सा नेटवर्क बना के रखती है। देयर वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल सेल से मिलके बने होते हैं, एंड इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरस जंक्शन होते हैं। सिंपल, क्लोजली एंडेड होती है, एंडोथेलियल सेल से मिलके बनी होती है। दो चीजें याद रख लेना इसके बारे में, यस मैम। से आप लोगों का काम चल जाएगा यहाँ से। ये वाला डायग्राम देखो। अब इस वाले डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट से आर्टरी क्या लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, आर्ट्रियोल आपका, और वो आपके ब्लड को दे रही है, वही जो लास्ट वाले में था, ठीक है। और इधर से आपका ये डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज टिश्यूज है, टिश्यूज के पास सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन में C6H12O6 ब्रेक हो रहा होगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में, इधर से ऑक्सीजन लेके। तो वो जो CO2 बन रहा है टिश्यूज के अंदर, उस CO2 को बाहर निकालना है ना, बिकॉज CO2 इज एसिडिक गैस, यस मैम। ठीक है। तो उसको बाहर निकाल रहे हैं आपका वेन्स के थ्रू, एंड देन उसको हार्ट में लेके जाएंगे, और फिर हार्ट ऊपर यहाँ से लंग्स तक लेके जाएगा आपका, ये प्रोसेस होगा। अब यहीं पे आप देख रहे हो ये बीच में फैला हुआ है आपका लिम्फेटिक वेसल, और हमने कहा था कि लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक डक्ट बनेगी, और फिर ये डक्ट सारा सिक्रीशन किसको दे देंगी, मतलब अपना लिम्फ वेन्स को दे देंगी। ये दे रहे हैं ना वेन, देखो आर्टरीज से कोई लेना देना नहीं है आपकी लिम्फेटिक वेसल्स कैपिलरीज का, इनका लेना देना सिर्फ और सिर्फ किससे है? वेन से। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, एंडोथेलियम मतलब वही एंडोथेलियल सेल से मिलके बना था, ये आपका इंटरसेल्युलर फ्लूइड, ये इनकी ओपनिंग मतलब पोरस ओपनिंग होती है इनके अंदर, ये रहे इनकी पोरस ओपनिंग, एंड एंड्स इनके क्लोज्ड होता है दोनों साइड से, ठीक है। शैली कोई डाउट? मैम एक बार आप ये प्रोसेस रिपीट कर दो, मैम ठीक से समझ नहीं आया। देखो Yes, ma'am. ना मैं आपको ऐसे समझाती हूँ,
ब्लैंक साइड लेते हैं एक बार। देखने में वैसे अभी ये किडनी लग रहा है ना, कुछ कुछ टाइप। है ना वैसे तो। ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। और ये आपका इधर हार्ट बना दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट लेफ्ट लेफ्ट हैंड है, तो मेरे इधर वाले पार्ट में राइट, हार्ट का राइट पार्ट, दिस इज माय राइट हैंड, तो ये हार्ट का लेफ्ट लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। ऐसे आप लेबलिंग कर सकते हैं राइट एंड लेफ्ट वाले पार्ट की। हमेशा लेफ्ट पार्ट कौन सा ब्लड रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ बेटा लो। मैम जो हमारा लेफ्ट होगा वही हार्ट का भी लेफ्ट होगा ना? नहीं, वो राइट होगा हमारा। वो राइट होगा मैम का, वो लेफ्ट होगा। ओके। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर डीऑक्सीजनेटेड। हमेशा याद रहता है आपको या कंफ्यूज होते हो उसमें कि लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड आता है, राइट में कौन सा आता है? मैम याद रहता है। मैम याद है। है तो बता दो। चलो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल सी एक चीज देखो, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आया ऑक्सीजन, इधर हमारे पास है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है, इस ऑक्सीजन को क्या कर लिया हमने, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड वेसल्स में आ गया। ये अभी CO2 की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ CO2 की बात, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। और फिर ये आपका किधर आएगा? हार्ट में। हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगा। और फिर ये हार्ट का लेफ्ट साइड इसको कहाँ पे लेके जाएगा? ये मैं इधर बना रही हूँ, बॉडी बॉडी टिश्यू में। टिश्यूज है, बिकॉज बॉडी टिश्यूज के अंदर प्रोसेस चल रहा है। यस मैम। सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले जहाँ पे समझ नहीं आएगा बता देना। ओके मैम। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है C6H12O6, जो हमारा फूड है उस फूड को ब्रेक डाउन कराना है, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए वी नीड ऑक्सीजन। यस मैम। तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP यहाँ पे बनेगा। तो ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यहाँ से इन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन दे दिया, किसको? सेल को दे दिया। अब सेल मजे से क्या कर रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है। इस प्रोसेस में क्या निकल के आ रहा है? इस प्रोसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ रहा है और वाटर बन के आ रहा है। इस वाटर को हमें क्या करना पड़ेगा? हमने देखा था लिम्फेटिक वेसल वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करता है। यस मैम। कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स लगाए हुए हैं, तो ये वाटर लिम्स के अंदर चला जाएगा। यस मैम। यस मैम। के अंदर थोड़ी ना वाटर रखेंगे। और ये CO2 किधर जाएगा? इधर हमारे पास वेन्स है, ठीक है। ये क्या होगा, सेल के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वेन्स के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के साइड मूवमेंट हो जाएगा। देन ये यहाँ से कहाँ आएगा? आपके हार्ट के राइट साइड में आएगा। हार्ट के राइट साइड में फिर हार्ट का राइट साइड इसको पंप कर देगा किधर? आपके लंग्स। ब्लड वेसल्स नहीं, लंग्स में। लंग्स में। CO2 की कॉन्सेंट, एक सेकंड बेटा फिनिश करने दो। CO2 यहाँ पे ज्यादा है वेन्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, हाई से लो कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। हमारे लंग्स के अंदर अब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आपका तो जाएगी। मैम इसमें हार्ट में बल्ब भी होती है ना मैम? क्या होती है मैम? बल्ब के थ्रू भी ट्रांसफर होता है शायद, मतलब बीच में रहती है, हम चार में ट्राइकस्पिड बॉल्ब और बाइकस्पिड वाल्व बॉल्ब। बोल रही है, हाँ। बैक फ्लो वाले उसके लिए। वॉल्व। डिटेल समझ में आएगा, भी सिर्फ मैं बेसिक बता रही हूँ। ओके मैम। वो वॉल्व्स का काम पता है क्या होता है? क्योंकि ऊपर हमारे एट्रियाज हैं,
और नीचे हमारा वेंट्रिकल है। अब एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर मेरे को ब्लड को भेजना है, तो इनके बीच में ओपनिंग्स लगी रहती है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अब मेन चीज आती है कॉन्ट्रैक्शन करने। सपोज मेरे पास एक बैलून है, 2 बैलूनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब अभी मेरे पास वाटर बैलून के ऊपर वाले पार्ट में और मेरे को इसको नीचे भेजना है, तब मैं ऊपर वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, ऊपर वाले पार्ट पे ऐसे प्रेशर लगाऊंगी, तभी तो नीचे जाएगा ना। यस मैम। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लगाने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का काम एट्रियास को किसका होता है? पेसमेकर्स, एसए नोड, एवी नोड, उनका काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करना। एक बार वेंट्रिकल्स में चला गया, फिर वेंट्रिकल्स को भी हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि फिर नीचे हमारे पास जो पाइपलाइंस लगी हुई है ना, इनके थ्रू ब्लड जा पाए प्रॉपर्ली। मैम ये वाला भी आप करवाओगे ना आगे? हाँ, ये सारा पढ़ेंगे बेटा, ये तो बहुत बेसिक चल रहा है। यस मैम। शैली अब समझ में आया? यस मैम। मैम बट एक छोटा सा डाउट है मैम, जो वेन से हमारा ब्लड बॉडी टिश्यू में गया है, तो मैम वहाँ पे हाई से लो होगा कंसंट्रेशन में? बॉडी टिश्यूज के अंदर गया नहीं बेटा। देखो जो ब्लड ले जाता है, ये हमारे पास आर्ट्रियोल्स है। आर्ट्रियोल्स हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही है। वेन्स जो होती हैं वो CO2 वाला ब्लड लेके जाती हैं। लेके जाने का काम होता है वेन्स का, लेके आती नहीं है ये कुछ भी, क्योंकि ये वेन्स जो होती है टिश्यूज से बनती हैं, टिश्यूज से ओरिजिनेट होती हैं। और आर्टरियोल्स हार्ट से ओरिजिनेट होती है, हार्ट से निकल के आती है टिश्यूज तक, और वेन्स टिश्यूज से निकल के हार्ट तक जाती हैं। तो टिश्यूज का जो सिक्रीशन है उसको हार्ट तक लेके जाएंगे वो, ऐसे होता है। ओके मैम। तो कुछ लेके नहीं आएंगे, लेके कौन चीज आएगी? जो हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है वो लेके आएगी सेल्स तक, और फिर सेल्स से जो ओरिजिनेट हो रही है वो हार्ट तक लेके जाएगी। ये काम। मैम तो फिर तो इंजेक्शंस को आर्टरीज में लगाना चाहिए जब वो टिश्यूज तक जा रही हैं, तो लगाते वेन्स के अंदर है मैम। जो इंट्रावेनियस इंजेक्शन होता है मैम, वो वेन्स में लगता है, क्योंकि मैम उसके नाम में इंट्रावेनियस इंजेक्शन आ जाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन अलग अलग टाइप के इंजेक्शन है, उसके सारे नोट्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, मतलब स्लाइड्स की फॉर्म में, ताकि आप लोगों को एक एक टाइप से पता चल जाए सारा। मैं तो पहले क्या सोचती थी कि वीन्स में क्यों लगाते हैं। मैं सोचती थी कि जो वीन्स में ना, मतलब छोटे थी कि वीन्स में गंदा खून होता है, इसलिए वहां पे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बीमारी पता चल जाए। पर अब पता चला ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ लगाते हैं कि ऊपर नीचे। तो क्या इसका कोई फर्क होता है कि मतलब वहां पे बीमारी डिटेक्शन ज्यादा अच्छे से होता है? क्या ऐसा कुछ होता है? वेन्स में क्योंकि हमारे ब्लड्स का फ्लो होता है ना, तो जो भी हमारे डिसीज वगैरह होती है, तो जो न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है तो ब्लड से ही मिलती है, इसलिए वेन्स में लगाते हैं, तो वहां से मतलब क्योर कर सकते हैं जल्दी। हार्ट में तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही तो चेंज हो रहा है ना। जो अगर कोई एंटी मतलब कोई एंटीजन भी है तो वो तो पूरे में ही सर्कुलेट करेगा, हार्ट से सही थोड़ी होगा। वो तो वेन्स में भी होगा, आर्टरीज में भी होगा। हाँ। आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जब भी आपका ब्लड टेस्ट होता है तो कहाँ से ब्लड को निकालेंगे वो? मैम वो वेन्स से ही तो निकालते हैं। से निकालते सर। पूछना, चलो किसी के घर पे ब्लड टेस्ट या कुछ भी होगा, किससे ब्लड निकालते हो? वेन से निकालते हैं, आर्टरीज से? तो आपको पता चल जाएगा। अगर वेन से निकालते हैं तो इट मीन्स वो क्या पता, वेन्स में सबसे ज्यादा क्या होगा भाई? बॉडी से, बॉडी कितना CO2 बना पा रहा है, कितना नहीं बना पा रहा है, CO2 भी पता चलेगा उसमें। बॉडी ओरिजिनेट हो रहा है आपका, बॉडी सेल्स से, ठीक है। यस मैम। स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये मैंने ना रफ स्लाइड ऐड की हुई, डिलीट हो जाएगी। मैम नोट कर लिया। नोट्स में नहीं आएगी है। कर लिया सबने? नहीं तो स्क्रीन। यस मैम। चलो ये डायग्राम हमको क्लियर हो गया था। इंटरस्टिशियल tissue fluid, protein, microorganism and absorb food can easily enter the lymph capillaries through the porous cell junction. ये porous cell junctions दिखाए थे ना, porous जगह, उसके थ्रू क्या होता है? इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड, प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जितना भी एब्जॉर्ब फैट है वो सब का सब किस में जा सकता है? लिम्फ के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। फैट वाली चीज, एक और चीज बताऊं, वैसे तो चैप्टर डिलीट हो गया है, कि जितना भी हमारा फैट का इमल्सिफिकेशन होता है ना, हमारी फूड का सारा कंपोनेंट तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, लेकिन फैट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो मिसल्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। यस मैम।
आपका लिम्फ ही एब्जॉर्ब करता है उसको और फिर उसको सेल्स तक लेके जाता है, ये चीज। यस मैम। मैम वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है ना लिम्फ्स के थ्रू? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू यस लिम्फ मैम। आर्टरीज मर्ज होंगी एंड लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बनाएंगे, वही लास्ट वाली चीज इन्होंने बता दिया। लिम्फ वेसल्स क्या होता है ये, एंड डक्ट्स आर थिन वॉल्ड और वेल्व्यूलर। वेल्व्यूलर का मतलब होता है इनके बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। Peristaltic contraction, smooth muscles of the walls of lymph vessels push the lymph toward the neck region। पता है ना सारा का सारा कहाँ पे ड्रेन होता है, लोअर नेक रीजन में, है ना, तो वहीं पे ये चीज लिखे हुए हैं। इसमें से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट आर्म पार्ट ऑफ द चेस्ट, इसको मत पढ़ना। लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी आप लोगों को पता ही है कौन कौन से होते हैं। यस मैम, प्राइमरी सेकेंडरी। यस मैम, प्राइमरी सेकेंडरी। भाई ना, बोन मैरो हो गया आपका, थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, लोकेशन भी सबकी दिखा दी थी मैंने आपको, लिम्फ नोड एंड टॉन्सिल। सबसे ज्यादा मोर देन 50% कौन एक लिम्फ टिश्यू होता है जो ऑक्यूपाई करके रहता है, विच इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर नहीं, ठीक है। lymph nodes are located along the lymph vessels and bacteria, viruses etc phagocyted किसके थ्रू, WBC के थ्रू। lymph node के अंदर ही वो एंटर हो जाते हैं और वहां पे फेगोसाइटोसिस बताया था ना कल, अमीबॉइड मूवमेंट या फिर डायापेडिक एंटर हो जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर से निकल के lymph node के अंदर आ जाते हैं और वहां पे अपना पूरा फेगोसाइटोसिस का फंक्शन दिखाता है। स्प्लीन सबसे लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, इसी के अंदर रिजर्वॉयर हम उसको बोलते हैं आरबीसीज का। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी लिम्फोइटिक ऑर्गन की तरह वर्क कर सकता है, ब्लड सेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गन अंटिल द, कब तक, सिर्फ 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड तक, ठीक है। यस मैम। पॉइंट एक बार दोबारा बताना। यस मैम। जो लिम्फ है, सॉरी स्प्लीन है, वो एक हीमोपोइटिक ऑर्गन के जैसे वर्क करता है, ब्लड सेल प्रोड्यूस। बिकॉज हमने तो पढ़ा था कि आपका जो हीमोपोइसिस का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, हीमोपोइसिस का रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर बनता है ना, और स्प्लीन के अंदर, बिकॉज आपका जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज। देन इसके बाद आरबीसी की जो डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद वो कहाँ पे चले जाएंगे, स्प्लीन को क्या बोला था, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये तो हर एडल्ट स्टेज में होता है, लेकिन 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन तक क्या होता है, स्प्लीन के अंदर ही ब्लड सेल्स बनते हैं। देखो ना, ब्लड सेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गन स्प्लीन है, कब तक, सिर्फ 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन तक, बिकॉज तब तक प्रॉपर बोन्स नहीं बन रही होती हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर बोन्स अपना फंक्शन दिखा देती है, लॉन्गेस्ट बोन बन जाती है फीमर, और वहां पे आपका रेड बोन मैरो जो पार्ट होता है वो आपका हीमोपोइटिक ऑर्गन की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। मैम, रेड बोन मैरो सिर्फ फीमर में होता है? हाँ, फीमर में होता है, लॉन्गेस्ट बोन में। मैम ये 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन एम्ब्रियो की बात हो रही है ना? हाँ, एम्ब्रियो गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स में से 5th मंथ तक हीमोपोइटिक ऑर्गन। और मैम स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी होता है, रिजर्वियर भी होता है? रिजर्वर मतलब वहां पे जाके इकट्ठी हो जाती है ना। ओके मैम। आरबीसी की होती है वो इकट्ठी हो जाती है। क्या क्या दोबारा बोलो। मैम मतलब जो आरबीसी की डेथ हो जाती है मैम, जो भी बॉडीज बच जाती है तो मैम वो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। रिजर्वर स्प्लीन में मिलता है हमको, इसीलिए इसको सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हम बोलते हैं। मैम जैसे गेस्टेशन पीरियड में जो आपने बताया कि वो प्रोड्यूस होता है, एंड मैम जो थाइमस होता है मैम वो उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करता है। थाइमस तो आफ्टर बर्थ डिक्रीज करना शुरू करेगा ना, इन्फेंट के अंदर, और मतलब पहले तो धीरे धीरे वो ग्रो ही करेगा ना थाइमस। यस मैम। फिर
ऐसे समझ लो अराउंड 2 से 3 इयर्स की एज के बाद धीरे धीरे वो डिग्रेड होना शुरू करता है। बस सबसे लार्जेस्ट साइज वो बर्थ के टाइम तक ले लेता है, बर्थ या कभी कभी 1 ईयर्स तक भी कंसीडर करते हैं इसको। ओके मैम। मैम इस तरह से तो बेबीज में इम्यूनिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, पर बेबीज में तो इजीली इन्फेक्शन हो जाता है किसी का भी। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है ना कि बिकॉज मैंने आपको बताया कि 1 साल तक ऑलमोस्ट वो आपका ग्रो करता रहता है थाइमस, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है। प्रॉपर फंक्शनिंग 2 से 3 इयर्स के बाद स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है उसकी। ओके मैम। ये वही इन्होंने लिम्फ नोड्स के बारे में दिखाया हुआ है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से हैं? ये लाइन पढ़ना, लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो बता रहे थे ना हमने ब्लड के अंदर से फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्रोटीन्स दोनों को हटाया तब हमारे पास क्या बना था, लिम्फ बना था। तो देखो व्हेन ब्लड passes through the capillaries due to high filtration pressure at the arteriolar ends of capillaries along with plasma many substances जैसे कि ग्लूकोज, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट फिल्टर हो जाता है कहाँ पे, सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है उसमें इकट्ठे हो जाता है एंड वहीं से किसके अंदर चले जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर चले जाते हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू हाई फिल्ट्रेशन आर्टरियोलर एंड्स के अंदर जो हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है उसकी वजह से। ये साइन में बताओ। मैम जो हमारे अंदर जुगुलर वेन प्रेजेंट होता है, जो फेशियल ब्लड होता है वो हार्ट में ले जाता है, तो क्या वो बस एक ही वेन होता है या सिस्टम और नेटवर्क ऑफ वेन्स होते हैं? दोबारा बोलो, बीच में आपका वॉइस थोड़ा इको कर गया था। मैम हम वेन के हमारा vein होता है। आवाज आ रही है? कोई साइन में थी? मैम शायद वो बोलना चाह रही है जो हमारा सर्कुलेशन होता है वेन्स के थ्रू, वो एक वेन होती है या फिर सिस्टम ऑफ वेन्स होते हैं? वेन्स की होती है पूरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अलग अलग वेन्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होती है, वो कॉन्टिन्यूअस होती है एक, उसी के अंदर ब्रांचिंग्स होती हैं। और मैम मैं कह रही थी कि जो जुगुलर वेन होता है हमारा, जो कि फेशियल पार्ट से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ले जाता है, वो बस एक सिंगल वेन होता है या नेटवर्क ऑफ वेन होते हैं? नेटवर्क्स ऑफ वेन, कहीं पे भी सिंगल, इसके अंदर नेटवर्क्स होंगे लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस होगी हमेशा, ये नहीं कि बीच में से ब्रेक होगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, यस मैम। टिश्यू फ्लूइड एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट जैसे O2, CO2 एंड अदर मेटाबोलाइट्स विद द टिश्यूज। ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। लिम्फ का फंक्शन भी हम लोगों ने देख ही लिया है, इसको भी छोड़ दो। इसको पढ़ के देखना समझ में आ रहा है कि आप लोगों को। मैं 1 सेकंड चार्जिंग ऑन कर लेती हूँ, इसलिए इतना लेट हो गया। त्रिशा, स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन चलती है क्या आपकी? मैम ECF मतलब एक दिन बोलो। मैम मुझे कहीं जाना है 11:30 पर। बेटा मैथ्स देखो, आई ट्राई 12 बजे तक तो चलनी चाहिए बिकॉज मैम ECF का फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ओके मैम। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कौन से वाला ECF की बात कर रहे हैं भाई? जो हमने अभी अभी देखा कि जितना भी मटेरियल होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जाता है, जैसे कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। देखो फिर से दिखाती हूँ, रिलेट करना चीजों को। इधर गई हमारा वो लाइन, ये रहा। द टिश्यू फ्लूइड एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स विद अदर मेटाबोलाइट्स स्पेसेस टिश्यू फिल्टर। नहीं दिया ना डेफिनेशन, फिल्टर्ड इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस टिश्यू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। मैम ऊपर वाली लाइन में है जो ग्लूकोज, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सारे ये फिल्टर हो जाता है किसके अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, टिश्यूज के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसी को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल रहा है, ECF। ठीक है, यस मैम। अब इसी ECF के बारे में देखो क्या लिखता है।
चलो लास्ट वाली लाइन से पढ़ लो, पढ़ के देखो इनको। लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड आउट। जो लार्ज साइज के प्रोटीन्स होते हैं कभी भी फिल्टर आउट नहीं हो पाते, कोजिंग एन इंक्रीज इन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे चाय छानते हैं ना, चाय की छन्नी होती है, यस मैम। चीनी है, शुगर है, शुगर घुली हुई नहीं है तो छलनी के ऊपर रह जाएगी, नहीं रह जाएगी? यस मैम। की जाती नहीं है, तो लिम्फ बिल्कुल वो नीचे जो चाय छनकी आती है ना उसके जैसा होता है। बिल्कुल जितने भी लार्ज साइज के प्रोटीन्स है, जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, वो सब ऊपर रह जाते हैं और बाकी नीचे चाय छनकी आ जाती है। दिस चाय इज योर लिम्फ। तो लिम्फ के अंदर डिसॉल्व पार्टिकल ज्यादा होंगे। फूड्स हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन डिसॉल्व होंगे। तो लार्ज साइज के जितने होते हैं वो फिल्टर आउट नहीं होते। दिस प्रेशर फेवर्स द मूवमेंट ऑफ अबाउट 80% ऑफ ECF जो होता है वो हमारा कैपिलरीज के अंदर ही रह जाता है। 15% ऑफ ECF इज कलेक्टेड इन द लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर जाके वो कलेक्टेड हो जाता है। 15%। 85% वाला कहते हैं वो छना नहीं जाता, जो 15% वाला वो छन जाता है। हाँ, वो छन के लिम्फेटिक कैपिलरीज में नहीं आ पाता, लेकिन 15% जो होता है ECF इज कलेक्टेड इन द लिम्फेटिक सिस्टम के आ जाता है थ्रू लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। मैम फिर जो 85% बचा वो कहाँ जाता है? वो ECF के अंदर रह जाता है। और फिर मैम ECF में कहाँ जाता है वो? ECF में ही रहता है ऑलमोस्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में। मैम फर्स्ट लाइन एक बार रिपीट कर दो। लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर आउट। वो फिल्टर आउट होके लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर नहीं जा पाते। लार्ज साइज प्लाज्मा प्रोटीन्स कोजिंग एन इंक्रीज इन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ना, आप लोगों को भी ऐसे जिसने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर अगर पढ़ा होगा वहां पे आपको याद होगा, ऐसे हमें ग्लोमेरुलस बनाते थे, वहां पे कोलाइडल प्रेशर की बात करते थे हम लोग कि भाई हमारे पास इधर से आपका एफरेंट आ रहा है, इधर आपका इफ्रेंट है ना, यहाँ पे पूरा कैपिलरी बना देते। ये ब्लड कैपिलरी आर्ट्रियोल होती थी, ये एफरेंट और ये इफ्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, बिकॉज हमारा पूरा ब्लड आ रहा है तो ब्लड में हम क्या बात करते थे, ब्लड के अंदर प्लाज्मा वगैरह सारी चीजें हैं, तो जितना लार्ज साइज वाला प्रोटीन है वो सब ऊपर रह जाता था, नीचे स्मॉल साइज वाला फिल्टर आउट हो पाता था सिर्फ और सिर्फ। यस मैम। तो किस वजह से, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर कोलाइडल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कोलाइडल प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से वो फिल्टर नहीं हो पाते। यहाँ पे भी तो इसीलिए हम इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते थे ना, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फिल्टर आउट नहीं हो पाते लार्ज साइज प्लाज्मा प्रोटीन्स। सेम यहाँ पे नहीं हो पाते, सेम हमारा ECF में जाते टाइम नहीं हो पाते। इसीलिए 85% जो होते हैं ऑफ ECF वो कहाँ पे रह जाता है, कैपिलरीज के अंदर ही रह जाता है, और 15% आपका लिम्फ्स के अंदर आ जाता है। मैम कैपिलरी से फिर वो निकल जाता होगा ना वेस्ट मटेरियल से? वो वेस्ट मटेरियल जितना रिमूव आउट होना वो रिमूव आउट हो जाता है। दिस ECF मैम वो हमारे यूज के लिए होगा जो हमारे क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज अमाइनो एसिड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है ना जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। यस मैम। ये है। ओके मैम। अगली लाइन पढ़ो। दिस ECF दैट एंटर द लिम्फेटिक वेसल। वो 15% वाला पार्ट की बात कर रहा है, 15% वाला जो कि किस में एंटर हुआ है, आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज में। क्या बोले, हमारा लिम्फ बन चुका है, और फिर लिम्फ को हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट सब क्लेवियन वेन्स ऑफ द, मतलब किसमें, आपकी लोअर नेक रीजन में। सिर्फ इतना याद रखना, बाकी की मत याद रखना। लोअर नेक रीजन में ड्रेन आउट कर देंगे वेन्स के अंदर। थर्ड लाइन पढ़ो। इन अ प्रेग्नेंट वुमन व्हेन द एनलार्ज यूट्रस exert pressure on the abdominal veins, the capillary hydrostatic pressure increase हो जाता है। capillary hydrostatic pressure increase होने की वजह से ज्यादा substance filter out होने शुरू हो जाता है, lymph के अंदर बहुत सारी substances बनना शुरू हो जाता है। It leads to the accumulation of fluid ECF in the legs। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर legs swollen up हो जाते हैं ना, क्या वजह से होता है। प्रेगनेंसी के अंदर लेग्स के पे स्वेलिंग आती है, नहीं आती है? यस मैम। क्योंकि यूट्रस का साइज आपको पता है 500 टाइम्स एक्सपेंड हो जाता है। यस मैम।
में हमने पढ़ा था, तो अब वो क्यों होता है, वो मतलब क्यों होता है, तो हमको पता ही है यूट्रस का साइज बेबी ग्रो कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो एब्डोमेन की वेन्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, एंड ड्यू यूट्रस टू प्रेशर कैसे भी होता है क्या साइन है मैम, आई एम सेइंग कि यूट्रस इतनी ज्यादा इलास्टिसिटी कैसे बेयर कर पाता है? बेटा, वो कर लेता है बिकॉज उसके अंदर कैपेसिटी है इतना ज्यादा एक्सपेंड करने की, उसी अकॉर्डिंग मायोमेट्रियम वॉल होता है मैम, वो एक्सपेंडेशन का काम कराता है, जो मैम बीच वाला होता है। मस्कुलर वॉल है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिंग पावर होती है उसके अंदर। मैम फिर भी रेगुलर से 500 टाइम्स ज्यादा बहुत ही ज्यादा है। 500 टाइम्स। तभी तो उसमें न्यूट्रिशन वगैरह ज्यादा चाहिए होता है जब प्रेग्नेंट होते हैं तो। यस मैम। मैम तब मैम एक बात बताओ, इतना हेल्दी बेबी होगा तो मैम उसके लिए तो एक्सपेंड होगा ही होगा मैम, कॉमन सी बात है। मैम अगर होगा मैम अगर प्रेगनेंसी में जैसे कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं ले पाते तो जो हमारा बेबी होता है वो अनहेल्दी हो जाता है ना, मतलब उसका नॉर्मल जो वेट होता है उससे कम हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम ऑब्वियसली होती एमनियोटिक है। सेक्स से उसी में तो जा रहा होता है ना, इस मैम वजह नॉर्मल वेट कितना जो होता होगा अनहेल्दी बेबी का? होता है। मैम ऐसा जैसे कि मतलब मैंने एक केस देखा है मैम, जैसे कि उनका बेबी हुआ था ना तो वो मतलब मूवमेंट नहीं होती थी उसमें, बस ऐसे जैसे कि लगता था कोई मतलब उसके जो माइंड है ना वो काम नहीं करता, मतलब ऐसे लेटा रहता था, तो मैं मैम क्या नॉर्मल वेट कितना होता है एक बेबी का? हाँ अभी तो ऐसी थी। 5 kg होता है। 1.5 से 2 kg तक होता है जब तक वो स्टमक में रहता है, फिर वो डिपेंड करता है धीरे धीरे 9 मंथ तक आते आते कभी कभी वो 3 भी हो जाता है बेटा, 4-5 kg नहीं होता। तो मैम नहीं तो होता है कितना केजी हो सकता है, आई मीन कितना केजी पॉसिबल होता है? मैक्स टू मैक्स होता है स्टमक के 5 अंदर, तो बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया। मैक्स टू मैक्स मैम स्टमक के जब बाहर आते थे है ना, तो हाँ वेट उसका मीजर करता है, कोई 1.5 कोई 2 या 2.5-3 इतना होता है। मैम अगर 3.5 किलो का होगा तो? 3.5 किलो के भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, वो डिपेंड करेगा मदर उससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मैम फिर उसके लिए जो मैम वुमन होती है मैम उस पे उसकी हेल्थ पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है मैम, उसकी डेथ भी हो सकती है ऐसे में। एग्जैक्टली। जब यूट्रस एक्सपेंड होता है तो बाकी ऑर्गन्स भी तो आगे पीछे मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो मतलब वो अफेक्टेड नहीं होते, मतलब जैसे अब प्रॉपर फंक्शनिंग चल रहा है, सबका अपना प्लेस है, बट उसको एकदम से डिस्प्लेस होना पड़ जाता है, सारी वेसल्स वगैरह जो भी, तो फर्क तो नहीं, मतलब जो उससे होता कोई है वो नहीं होता, वो स्मूथली हो जाता है। बट प्रेशर जनरेट होता है बाकी सारे ऑर्गन्स के, वो डिस्प्लेस नहीं होते, प्रेशर जनरेट होता है सिर्फ, बिकॉज मैम यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट में सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। मैम जो हमारा बैकबोन होता है मैम, बैकबोन भी तो बेंड हो जाता है ना इसकी वजह से मैम, जब क्योंकि हम आगे वाले प्रेशर में यूट्रस वाले पार्ट में बहुत हैवी वेट है, तो बैकबोन तो हो ही जाएगा बेंड। मैम मेरा बता दो मैम तो बोलो बोलो। तो फिर मैम उसमें कौन सी डिशेज होगी मैम, जैसे कि फिनाइल कीटोनुरिया बोलते हैं तो मैम उसमें वही डिशेज हो गई थी क्योंकि मैम वो मतलब मूवमेंट नहीं कर पाता जैसे नहीं मेरे साथ भी नॉर्मल। एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने तो 1 मंथ तक अपनी आंखें ही नहीं खोली थी, बट नहीं मेरे को ऐसे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर वो ग्लासेस भी रखते हैं ना जब बच्चे हेल्दी नहीं होते, तो वो था मेरे साथ। हाँ मैम 1 ग्लास महीने तक आंखें ही नहीं खोली थी, मतलब ऐसा लगता था जैसे कि अब उसमें मतलब जो जिंदा मसल हूँ भी या नहीं, कुछ खाया पिया भी नहीं। मैम इन्हें तो बहुत ज्ञान है, ये हॉस्पिटल में ही रहते हैं क्या? अरे हाँ ज्ञान रखना चाहिए ज्ञान ऐसे मैम है ना, हाँ बातें डॉक्टर बनना है, अभी से इंटरेस्ट जनरेट करके रखेंगे। हॉस्पिटल मैम मैम बिल्कुल सही बात है। जितनी गज बोलिए सारी गायनेक में जाने वाली है। मैम तो सुनो ना फिर मेरी मम्मी मैम मेरी मम्मी पूछ रही थी से बता इसमें क्या हो रखा है, तू तो पढ़ती है, मैंने कहा मुझे क्या मालूम। अरे तो गूगल सर्च कर लिया करो। मैम जैसे कि उसमें ना मूवमेंट नहीं होती थी, उसमें जो मसल्स वगैरह थे ना फूले फूले से हो गए थे, और जैसे कि नॉर्मल बेबी रहता है वैसे नहीं था, तो शायद तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्वेलन लेग्स है, एडेमा कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, जब बहुत ज्यादा ईसीएफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। यस मैम। यस मैम जैसे कि मैम बोलो गुंजन। मैम जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा चल लेता है तभी भी उसके लेग स्वेलन हो जाता है, तो वहां पे भी यही कंडीशन होती है?
बहुत ज्यादा चलने में तो बेटा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। मैम उसमें तो कुछ पेन होता है ना, स्वेलन भी होती है। लैक्टिक मैम एसिड मेरे को में कुछ है। स्वेलिंग बेटा जनरली वही होता है कि हम बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज, तो हमारे जो मसल्स होते हैं ना बर्स्ट। अब आप खुद देखो ना, उसको कोई वर्कआउट करता है तो वर्कआउट करने में उसको अपनी मसल्स बिल्डअप करनी है तो क्या करता है, अपने मसल्स को टीयर आउट ही तो कराता है एक्सेसिव वर्कआउट करके। फिर ज्यादा प्रोटीन डाइट लेता है, प्रोटीन डाइट से उसकी मसल्स ग्रो करना शुरू कर देती है, तो वो बहुत ज्यादा चलता है, हमारी मसल्स टर्न आउट हो जाती है, मतलब टर्न आउट हो जाती है। ओके मैम। मैम जब बर्थ होता है, बर्थ के टाइम उसका तो 5 kg रहता है ना, मतलब नॉर्मल वजन बोलते वेट। बेटा कितना भी हो सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो जाता है। लेस देन 2 को एब्नॉर्मल मतलब बहुत ज्यादा वीक कंसीडर किया जाता है। मैम फिर उसे तो उसमें नर्सरी में रखा जाता है, अगर मैम बाई चांस किसी का लेस देन 2 हो गया तो। एग्जैक्टली मेरे खुद नेफ्यू का था 1.5 kg। यस मैम। बहुत ही कम है, फिर मैम बहुत ही कम है ये तो। बहुत ज्यादा। मैम जब ट्विंस का केस होता है मैम, उसमें भी तो प्रॉब्लम होती होगी फिर डिलीवरी टाइम पे। ट्विंस के केस में क्या प्रॉब्लम होगी? मैम मतलब जैसे मैम किसी के बच्चे का वेट ज्यादा होता है तो मैम उससे तो मदर को भी इफेक्ट होता है ना। डबल हो जाता है वहां पे तो वेट, यस मैम। यूट्रस उसी अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो जाता है। पता है एग्जैक्टली होता क्या ना, कि यूट्रस इतना ज्यादा एक्सपेंड होता है, वो बेबी के ना पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर 2 बेबी होते हैं ना, वो आपस में इतना ज्यादा कंजेस्टेड फॉर्म में रहता है ना, आप कभी भी ट्विंस वाली बेबी, ट्विंस वाली प्रेग्नेंट मदर देख लेना, एक सिंगल मदर देख लेना, दोनों के यूट्रस का साइज जब आप कंपेयर करोगे तो कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा उसमें। लेकिन हाँ डिफरेंस मिलेगा, बट इतना ज्यादा मेजर नहीं मिलेगा कि सिंगल वाली का इतना है तो उसका बिल्कुल डबल हो जाए, ट्विंस वाली का डबल नहीं होता है कभी भी, क्योंकि कैपेबिलिटी सिर्फ 500 टाइम एक्सपेंड होने की है। तो मैम जो अंदर मतलब बॉम्बे जो बेबीज रहते हैं तो मैम वो तो बहुत कंजेस्टेड रहते होंगे उसमें मैम, रहना सरवाइव उनका करना। हाँ वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उनका मूवमेंट नहीं हो पाता इतना इजीली। जैसे एक सिंगल बेबी होता है अकॉर्डिंगली मूव करता रहता है जितना उसको स्पेस मिलता है उस फ्लूइड के अंदर, लेकिन जब 2 बेबीज होता है वो नहीं इतना ज्यादा मूव कर पाते। मैम फिर पार्चुरेशन के वक्त तो जब उसे डिलीवर किया जाता है तो मैम उसमें फ्लूइड का बहुत ज्यादा रोल होता है मैम, दैट्स वाई वो नीचे पुशअप होते हैं। तो मैम उस वक्त भी तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी ना जब ट्विंस होते होंगे, क्योंकि उस वक्त फ्लूइड की कमी पड़ जाती है समवेयर। ट्विंस वाले केस में मैक्सिममली सी सेक्शन होता है। मैम सी सेक्शन मीन्स ऑपरेशन से सिजेरियन। सिजेरियन। चलिए और मैम कोई, मेरे को पूछे। हाँ हाँ पूछो मैम पूछो। एमबीबीएस की पढ़ाई भी मैम आगे पढ़ लेंगे सब। सारे गाने आज ही बन जाएंगे सब लोग। लगी मैम रहा है। ये क्वेश्चन है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो पूछो। मैम मैंने ना एक ऐसा केस देखा है मैम, जहाँ पे मतलब कि एक बार तो कंसीव कर लेते हैं मैम, दूसरी बार भी कर लेते हैं एंड मैम, लेकिन अगर मैम 3 से ज्यादा बार कोई कंसीव करता है तो मैम उसकी डेथ हो जाती है। नहीं, नहीं होता। वो तो हेल्थ पे डिपेंड करेगा ना। हेल्थ पे डिपेंड करता है बेटा। वो पहले के टाइम में किसी के 5-5 6-6 7-7 8-8 बेबीज 7 भी, 8 भी है, 8 भी। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनसे पूछो कितने सिबलिंग्स हैं। 7 से 7 5 6 7 तो मैम मेरी मामी के, मेरी बड़ी मामी, उनके 7 है। ऐसा बेटा वो होता है ना, अलग अलग मेडिकल केसेस हो सकते हैं वहां पे, कि उसके बाद हो सकता है उसका यूट्रस की इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी ना रही हो एक्सपेंड होने की। यस मैम, मैम ऐसा मैंने कई केसेस में देखा है कि मैम फीमेल की डेथ हो जाती है। डेथ के केसेस होते हैं वहां पे। मैम वो तो तब हो जाता है ना जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, तो सीरियस कंडीशन हो जाती है। हाँ मदर की डेथ नहीं होती वहां पे। यस मैम। मदर की डेथ नहीं होती उसमें, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस की बात कर रहे हो ना। फीटस की होती है। हाँ। फीटस की भी डेथ नहीं होती, हीमोलाइसिस हो जाता है उसको। अच्छा मैम, बोलते नहीं ऐसे एक ही जने बच सकता है ऐसे समथिंग। वो केस होता है जब बेबी को पार्चुरेशन में प्रॉब्लम आती है। बहुत drastic होता है। चलो, तो ये हमारे पास लिम्फ का कंपोजिशन पढ़ो जल्दी से। लिम्फ के अंदर आपका वाटर, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स हो सकते हैं, लिम्फोसाइट और कोएगुलेशन फैक्टर, एंटीबॉडीज, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी हो सकता है। लिम्फ का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा के ही
ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एक्सेप्ट दैट इट कंटेन मच लोअर कॉन्सेंट्रेशन। प्रोटीन का कंसेंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू द ब्लड। किसके अंदर? आपका लिम्फ के अंदर। आरबीसीज भी आपके लिम्फ में प्रेजेंट होता है, बिकॉज वो तो हमने डायरेक्टली लाइन लेके ली थी। मैंने आपको बताया था फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है, तो वो भी आपका लिम्फ के थ्रू ही हो जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स में आपका जो फैट प्लस प्रोटीन, इनका एक छोटी छोटी सी ना पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं लिम्फ के अंदर। लेक्टिन के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। अब तो नहीं आएगा ये आपके एग्जाम में। मैम ये शायद डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर ये था। चलो क्वेश्चंस पे आओ, हमेशा आंसर देख जाते हैं। मैम तो पहले आ जाते मैम फर्स्ट एंड सेकंड का तो है ही। फर्स्ट सेकंड मैम ब्लड वाला ब्लड एंड लिम्फ। मैम सिस्टम इन ह्यूमन इज ओपन टाइप। ओपन, वही डायरेक्टली बताया था, भूल गए? ओपन टाइप। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्लीपिंग। लिम्फेटिक टिश्यू की बात करेंगे तो MALT मैम मिस को एसोसिएटेड। मैम फुल फॉर्म नहीं पता। सिमिलर कंपोजिशन। मैम ब्लड सीरम। थर्ड ऑप्शन। मैम ब्लड सीरम की बताया था। ब्लड सीरम। similar in its composition to blood, blood plasma, blood serum या blood clot? ब्लड सीरम मैम। सीरम। सीरम। देख ले आंसर। नो मैम, ब्लड सीरम होगा। प्लाज्मा है मैम पर कैसे? अच्छा सिमिलर पूछा है ना उसमें। हाँ मैम अगर डिसिमिलर ब्लड सीरम आता। सीरम आ जाता। हाँ ओके मैम। मैम आरबीसी नहीं होते। अच्छा मेल्ट। MALT म्यूकोसा। अच्छा ऑल ऑफ दीज मैम। ऑल होगा मैम। ऑल ऑफ द अबव। अब आया ब्लड क्लॉटिंग पे। ठीक है, अब समझ लेना, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मेरे को कि इधर उधर की गायनेक बन रहे हो प्लीज, बिकॉज मैं आज सोच के आई थी लिम्फ और ब्लड क्लॉट दोनों टॉपिक्स फिनिश करा ही दूंगी। एंड इतना टाइम आप लोगों ने लिम्फ वाले में लगा दिया, कल से स्लाइड्स बिल्कुल नहीं कराऊंगी आप लोगों को, हैंड रिटन कराऊंगी। यस मैम, उसमें चाहिए। लेकिन मैम क्वेश्चन ले आना बीच में ऐसे। यस मैम क्वेश्चन। आज छुट्टी नहीं होगी किसी की भी, नो छुट्टी आज, पढ़ो बैठ के। यस मैम हम पढ़ लेंगे। मैम ये सुपर नेटवर्क सा क्या है? नेटवर्क लाइक बन जाता है जब वो इंजरी होती है। यहाँ पे ब्लड की वहाँ पे फिब्रिनोजन का नेटवर्क है। हाँ फिब्रिनोजन का नेटवर्क। देखो ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में आपके किसी ब्लड वेसल के अंदर कोई इंजरी हुआ, वहां से ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाता है। यस मैम। तो तक मतलब आपको लेट सपोज आपके हाथ पे कट लग गया, 1-2 मिनट तक, बहुत ज्यादा ही डीप कट है तो ज्यादा टाइम तक लगेगा, ज्यादा टाइम तक ब्लीडिंग होगा, लेकिन एक टाइम के बाद उसके ऊपर एक कोट आ जाता है, वहीं पे ब्लड वो जम जाता है। yes. आपने कभी ऐसी भी चीज फील किया कि आपको कहीं पे कट लगा, आपको अपनी स्टोरी मत सुनाने लग जाना, मैम में कोई चोट लगी थी, मेरे को ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, वहां से एक वाइट फ्लूइड भी जाता है, बिल्कुल पानी पानी जैसा फ्लूइड होता है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसा फ्लूइड भी रिलीज होता है, वो फ्लूइड लिम्फ होता है। यस मैम। यस मैम करल ऐसे। वहाँ पे मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है उसका रुकना ही ब्लड कोएगुलेशन कहलाता है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड को हम हेमोस्टेसिस भी बोल देते हैं। हेमोस्टेसिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेस जो कि क्या कराता है, दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। याद रखना, हेमोस्टेसिस is a sequence of responses that stop bleeding। अब पूरा hemostasis का प्रोसेस आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, एग्जैक्टली ब्लड क्लोट होता कैसे है ये हम सीखेंगे यहाँ पे।
ठीक है। जब भी आपके ब्लड वेसल के अंदर कोई इंजरी हुई तो वहां पे बहुत सारे प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पूरा का पूरा रन होता है जो हीमोस्टेसिस को प्रमोट करता है। क्या होता है वहां पे एग्जैक्टली? सबसे पहले आपकी कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हुआ, ठीक है। इंजर्ड होने के बाद वहां से एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड वेसल जहां पे भी या कोई भी टिश्यू इंजर्ड हुआ, क्या रिलीज हुआ? ब्लास्टिन थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। सही, मेरे को पढ़ा लेने दो। ये देखो लिखना प्रोथ्रोम्बिन वगैरह की। अभी लिखूंगी सारा पूरा मैकेनिज्म लिख के बताऊंगी। इस डायग्राम में देखो क्या चल रहा है। मैम खून जा रहा है। मैम इसमें कट लगी है, ब्लड आ रहा है। ये जहां पे टिश्यू कट हो रहा है, देखो यहाँ से टिश्यू कट है, यहाँ पे आके इकट्ठे हो रहा है। यस मैम। वाले आरबीसीज जा रहे हैं देखो, और यहाँ पे और ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर वाले, इसके अंदर कैसे कैसे वो दे ना, अभी वो हेडफोन लाइक न्यूक्लियस था उसका। यस मैम। इसोनोफिल्स मैम। मैम इसमें जो ब्लड है वो निकल रहा है और जो ये लाइट इस पिंक है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे जाके। ठीक है, ये वाला काम चल रहा है इसमें। अब पढ़ना ध्यान से, समझना, सिर्फ शांति से सुनते रहना। This initiate 3 separate but overlapping homeostasis process। यहाँ पे 3 स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स में आपका ब्लड क्लोटिंग होगा। कौन कौन सा स्टेप होगा? सबसे पहला स्टेप हो रहा है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, समझना, ठीक है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर डायमीटर कम हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वेसो डायलेशन में क्या होता है? डायमीटर एक्सटेंड कर जाता है। तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स का साइज ये है, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो आप देख रहे हो साइज कम हो रहा है, डायलेशन में साइज बढ़ रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों करा रहे हैं? हम यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन इसलिए करा रहे हैं ना, वही ताकि हमारा कम से कम ब्लड लॉस हो। कोई भी ब्लड वेसल के अंदर कट लगा और वहां से कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है और हमने वहां पे वेसो डायलेशन करा दिया तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड पास आउट हो जाएगा ना वहां से। तो पहला स्टेप हमेशा क्या होगा? जब भी आपको कहीं पे कट लगा, द फर्स्ट वन प्रोसेस विल बी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वहां पे आपकी जो ब्लड वेसल्स है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी ताकि कम से कम ब्लड वहां पे लॉस हो पाए। फर्स्ट वन प्रोसेस क्लियर? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे हो रहा है? यस मैम। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होगा? जहां पे कट लगा है उसी जगह पे आपका प्लेटलेट्स आएंगे और एक प्लग बना लेंगे। तो दीज जो आपके पर्पलिश कलर में शो हो रहा है, दीज आर द प्लेटलेट्स जो कि हमारे ब्लड के अंदर, हमने देखा था प्लेटलेट का मेजर फंक्शन किस में होता है? ब्लड कोएगुलेशन में फंक्शन होता है। कितनी प्लेटलेट्स होती हैं आपकी? 1,50,000 से 3.5 लाख। कैसे यहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जा रहा है, क्योंकि जब तक ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता वहां पे तब तक वो क्या करके रखेंगे? आपका प्लग लगा देंगे। प्लग का मतलब है ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर कर देना, बंद कर देना। फिर थर्ड प्रोसेस होगा वहां पे एग्जैक्टली क्लोट का फॉर्मेशन कराना। सबसे पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराया, सेकंड प्लेटलेट प्लग वहां पे बनवा दिया और फिर हमें वहां पे क्लोट का फॉर्मेशन कराना है। कैसे क्लोट कराएंगे वो हम लोग चीजें अभी यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहला स्टेज 1 में क्या देख रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट देख रहे हैं। स्टेज 1 में प्लेटलेट अटैच टू द एंडोथीलियम, ब्लड की वेसल जो होती है एंडोथीलियम से बनी होती है, उससे आपकी आके आपकी प्लेटलेट्स अटैच हो रही है। ये देखो डायग्राम में, प्लेटलेट स्टार्ट टू रिलीज, प्लेटलेट से अपने अंदर से एक प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करेंगे, फाइब्रिन, एंड यही फाइब्रिन आपकी आरबीसीज को ट्रैप करेगा अपनी साइड और आरबीसीज को एंडोथीलियम लेयर के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देगा, मतलब उसके ऊपर एक लेयर बनाना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर भी पूरा प्रोसेस होता है जिसको एलसी मैं आपको हैंड रिटन सी करा दूंगी। एक रफ स्लाइड ऐड कर रही हूँ, लिख लेना उस वाले पार्ट को सबके सब। लिखना शुरू करो। ऐसे मान के चलो ये आपका हैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपका हैंड में 7 उंगली होती है। कितने बनाए मैंने? 3 4 5 6 सारे 6 बन गए, कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो सिर्फ। दिस इज योर एलियन वाला फिंगर है। इंजर्ड
टिश्यू। यहाँ पे मैंने देखो 2 थम्स बना दिए ऋतिक रोशन के जैसे, समझ लेना ऋतिक रोशन का है, ठीक है। इंजर्ड जहां पे भी टिश्यू के अंदर कहीं पे इंजरी होती है ना, वो अपने अंदर से रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैम ये हार्मोन होता है फिर केमिकल होता है, ठीक है। तो और एक तो इसने इंजर्ड टिश्यू ने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, और यहाँ पे आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स है, जैसे टिश्यू हुआ, आपकी ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगी। डिसइंटीग्रेट का मतलब जो वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होके बनाना शुरू कर देंगी क्या, प्लेटलेट रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही इंजर्ड पार्ट में, ध्यान से समझना, इंजर्ड पार्ट में आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन और आपका प्लेटलेट फैक्टर रिलीज हुआ, ये दोनों जाके कंबाइन हो जाएंगी किसके साथ, दोनों कंबाइन करेंगे किसके साथ, आपके कैल्शियम के साथ। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट फैक्टर ने कैल्शियम के साथ रिलीज कंबाइन किया, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, दैट एंजाइम इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिनेज। ये एंड यही एंजाइम क्या काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज हमने देखा था ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनको एक्टिवेट करना है ना हम लोगों को, किसको कन्वर्ट कर देगा, या इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर, और ये थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, फाइब्रिनोजन को प्रोड्यूस फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। एंड दिस फाइब्रिन ब्लड सेल्स के साथ मिलके क्लोट बनवाना शुरू कर देगा। ये फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स मिलके क्लोट का फॉर्मेशन कराएंगे। अब क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन कहां से रिलीज होता है, प्रोथ्रोम्बिन रिलीज्ड बाय लीवर के थ्रू रिलीज होता है। मैम दिखा दो, डिलीट हो गई बेटा स्लाइड। मैम फिब्रिनोजेन के बाद देखो, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है कौन, थ्रोम्बिन। मैम फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद मैम फिर फाइब्रिन बन गया ना हमारे पास। यस मैम, फाइब्रिन क्लोटिंग करवाने का काम करवाएगा। फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स मिलके ब्लड क्लॉट कराना शुरू। ओके मैम, बस इतना था। वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रोसेस देखो समझ आ रहा है कि कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ल्यूमन ऑफ द वेसल्स नैरो बन रहा है, रिड्यूसिंग स्टॉपिंग फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि कम से कम ब्लड पे फ्लो हो पाए। अब इसका एक केस बताते हैं, लेट सपोज किसी को भी किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसको एक इंजेक्शन लगाता है, कुछ नहीं करते, सबसे पहले एक इंजेक्शन लगाता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर का। मैम पहले तो उसको पट्टी देता है, कहता है ब्लड पहले रुको, इंजेक्शन देते हैं जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके बाद भाई लेट सपोज को 3-4 जगह पे कट लगा है, 3-4 जगह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो जब तक एक जगह पे बैंडेज करेगा बाकी जगह से इतना सारा ब्लड फ्लो हो जाएगा। यस मैम, जाते ही सबसे पहले डॉक्टर इंजेक्शन देता है ताकि बॉडी में कहीं पे भी कट लगा हो, बिकॉज उसको चेक करना पड़ेगा ना कहाँ से ब्लड निकल रहा है, कहाँ से ब्लड हो रहा है, तो पहले उसको इंजेक्शन दे देंगे जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, उसका ब्लड जहां से भी फ्लो हो रहा था वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, फिर उसकी बैंडेज करना शुरू करता है। ये हमेशा डॉक्टर्स यूज करते हैं स्टेप। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन आपको समझ में आ ही गया था। प्लेटलेट प्लग में क्या होता है, जब आपका एंडोथीलियम, बिकॉज टिश्यू रप्चर हुआ है, कुछ भी आपकी हैंड में इंजरी हुई है, एंडोथीलियम रप्चर हुआ, प्लेटलेट क्या होता है वहां पे आके इकट्ठा हो जाता है और क्या रिलीज करता है, प्लेटलेट फैक्टर्स रिलीज करता है। प्लेटलेट फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं, सिग्नल देते हैं किसको, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को। प्रोथ्रोम्बिनेज अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है। These secretion aggregate other platelets and make them sticky, ताकि वो वहां पे स्टक हो पाए आपके इंजर्ड पार्ट पे जाके। फिर फाइब्रिन कैसे बना, ये लिखता है, क्लोट इज अ वेब ऑफ, किसकी वजह से बना, फाइब्रिन
विद ब्लड वेसल। फाइब्रिन कैसे बना वो प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। मैकेनिज्म, क्लोटिंग टेक प्लेस इन द 3 स्टेप। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को हम क्या करते हैं, एक्टिवेट कराते हैं कौन सी एंजाइम की हेल्प से, प्रोथ्रोम्बिनेज को कैसे, देखो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज प्रोथ्रोम्बिनेज, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लेटलेट से। फिर इस एक्टिवेटर ने किसको एक्टिवेट कराया, थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कराया। फिर इस प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में फाइब्रिन, कन्वर्ट किया। फिर फाइब्रिन प्लस ब्लड वेसल्स से मिलके पूरा इन्होंने बताया हुआ, देखो देखना जरा समझ आएगा क्या भी है। यस मैम। टिश्यू डैमेज हुआ, एक्सट्रिंसिक पाथवे, वेस्कुलर डैमेज हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे, दोनों ने सिग्नल दिया किसको, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, मतलब थ्रोम्बोकाइनेज को। फिर उसने इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। फिर इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को सोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कराया। फिर यहाँ पे एक फैक्टर आता है, कौन सा फैक्टर, थ्रोम्बोकाइन। कितना नंबर लिखा हुआ है रोमन नंबर में, पढ़ना इसको। 13 फैक्टर 13 है जो सॉल्युबल फाइब्रिन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करा देता है और वो ब्लड सेल्स के साथ मिलके जाके मैम ये फैक्टर 13 बोलेंगे फिर इसको। फैक्टर 13। ओके मैम। इंट्रिंसिक पाथवे में इतना वैसे इतना डिटेल आपको जानना नहीं है। मैम कैस्केड प्रोसेस का नाम आपने सुना होगा, व्हाट कैस्केड प्रोसेस। यस मैम सुना है। क्या होता है कैस्केड, यस गंजिता। मैम फाइब्रिनोजन तो सॉल्युबल होता है ना, हाँ फाइब्रिनोजन सॉल्युबल होता है, फाइब्रिन भी सॉल्युबल होता है। वो फैक्टर 13 के आने के बाद इनसॉल्युबल बन जाता है। होता है एग्जैक्टली। कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है ना सक्सेसिव प्रोसेस चल रहा है। अभी हमने लिम्फ पढ़ा, हम ब्लड क्लॉट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। यस मैम। जब उस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। ये सारी चीजें उन्होंने लिख के दी हुई है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, ये सब इतना ज्यादा आपको डिटेल में जाना ही नहीं है इस वाले पार्ट के। देखो प्रोथ्रोम्बिन कैसे एक्टिवेट हुआ था, कैल्शियम बने थ्रोम्बोकाइनेज। फाइब्रिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था वो हमने देख लिया। थ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन को सॉल्युबल फाइब्रिन में, एंड फिर which are held together by weak hydrogen bonds, and fibrin stabilizing factor which is factor 13 प्लेटलेट से वो रिलीज होता है, इसलिए इसको प्लेटलेट फैक्टर बोल देता है। ये रिप्लेस कर देता है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को, किससे, कोवलेंट बॉन्ड, जिसके थ्रू ये सॉल्युबल से इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। द इनसॉल्युबल मेशुअर को फाइब्रिन फाइबर स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से डैमेज सरफेस पे जाके वो ट्रैप हो जाता है ब्लड सेल्स के साथ मिलके। ये वाला पॉइंट पढ़ो, क्लोट रिट्रैक्शन। विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द क्लोट इज फॉर्म इट बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द फ्लूइड इज एक्सपेल्ड आउट। दिस इज कॉल्ड क्लोट रिट्रैक्शन इन द फ्लूइड। जैसे मैंने बताया ना, किसी को चोट लग जाती है छोटी सी, वहां से व्हाइट व्हाइट फ्लूइड रिलीज आउट होता है। यस मैम। मैम वो फ्लूइड का वो होता है लिम्फ सीरम। यस मैम सीरम। विदाउट फाइब्रिनोजन वाला। मैम तो ये सीरम को क्लॉट रिट्रैक्शन बोल रहे हैं। सीरम का बनने को ही क्लॉट रिट्रैक्शन बोल रहा है। ये बड़ा प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए प्लेटलेट बहुत जरूरी है। अगर आपका क्लॉट रिट्रैक्शन नहीं हुआ, फेल हो रहा है इस चीज में, ये क्या इंडिकेशन है, दैट द आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज्यादा कम है। और प्लेटलेट का काउंट कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था किसमें कम हो जाता है, डेंगू और इसकी वजह से उसको प्लेटलेट होता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है तो ब्लड की फॉर्म में ब्लड प्लेटलेट्स उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। मैम आपको पता है तो मतलब कि जब मुझे डेंगू हुआ था तो मैं प्लेटलेट्स बिल्कुल ही जीरो हो गई थी और मैं उसके बाद इंक्रीज हुई थी। इन वाली चीजों को लिख लेना एक बार,
कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। फैक्टर 1 क्लोटिंग फैक्टर में 5 फैक्टर सबको याद है, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है ये, लेकिन इस बार ह्यूमन फिजियो में चांसेस है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आ भी सकता है। फैक्टर 1 इज फाइब्रिनोजन, मतलब फाइब्रिनोजन तो हमें याद रहता ही है क्या है, उसको हम क्लोटिंग फैक्टर 1 बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन को हम बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर 2, थ्रोम्बोप्लास्टिन को बोलते हैं फैक्टर 3 और कैल्शियम आयन को बोलता है फैक्टर 4। 4 तक याद रख लेना, प्रो एक्सिलिन याद रखना है रख लेना, नहीं तो रहने देना। मैम एक सेकेंड, क्या वर्क होता है? स्क्रीनशॉट ले लो वरना तो स्लाइड तो शेयर कर ही दूंगी मैं आपको। मैम स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। मैम फैक्टर 5 का क्या वर्क होता है? फैक्टर 5 वाला वो आपका बताया था ना, ब्लड प्लेटलेट जो एक्सेलरेट होके प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करती हैं, वो जाके थ्रोम्बोप्लास्टिन से कंबाइन होता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, वो वाला फैक्टर है वो। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना है। आप तो बहुत पीछे जा चुके हैं, स्लाइड शेयर कर। मैम जो फैक्टर वाली थी। फैक्टर 1 कौन सा था? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन था और फैक्टर 3 थ्रोम्बो, और 2 थ्रोम्बोकाइनेस। दिखाई देगा थ्रोम्बोकाइनेस। इसको पढ़ो, हिपैरिन। हिपैरिन का नाम सुना है? यस मैम सुना है। यस मैम। सिंथेसाइज बाय मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स इसको सिंथेसाइज करते हैं, याद रखना इस वाले पॉइंट को। अभी जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ना, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, वो क्या करता है आपका, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ वो, क्योंकि एक ये एंटीकोएगुलेंट। अब आप एक चीज देखो ना, हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर है, फिर भी हमारा क्लॉट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हिपैरिन प्रेजेंट है जो हमारे ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकेगा, एंटीकोएगुलेंट है। अब आप खुद देखो, मुझे ब्लड का कोगुलेशन कराना है, तो आई वांट कि इस हिपैरिन को मैं इनएक्टिव कराऊं या नहीं कराऊं, तभी तो क्लॉटिंग होगी। वो जो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज आया था, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और साइड बाय साइड हिपैरिन को इनएक्टिवेट करने का काम करता है। मैम मतलब वो जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है और हेपेरिन को इनएक्टिव। हिपैरिन क्योंकि चाहिए ना हमको, अब इसको एंटीकोएगुलेंट है, इसको इनएक्टिव नहीं करेंगे तो कैसे कोएगुलेशन होने देगा ये? इसे इनएक्टिव करना पड़ेगा तभी कोगुलेशन होगा। तो मैम मतलब जैसे AUG डायल फंक्शंस करते हैं वैसे ही प्रोथ्रोम्बिकाइनेज फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके। हिपैरिन जो होता है वो क्या काम करता है, एंटी थ्रोम्बिन, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके साथ कंबाइन हो जाता है, कंबाइन विद थ्रोम्बिन, और उसको इनएक्टिवेट करने का काम करता है। किसको? थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करने का काम करता है, थ्रोम्बिन को। क्योंकि जब तक थ्रोम्बिन रहेगा तब तक ब्लड कोएगुलेट होता रहेगा, और Yes. तो कोएगुलेशन से रोकना भी वांट ना, कि भाई हमें एक ये फंक्शन बता रहा है कि एग्जैक्टली हम क्यों हिपैरिन को एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं, क्योंकि हिपैरिन का काम है थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, इनएक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। डन। तो फिर जो थ्रोम्बोकाइनेस है वो एक्टिव करता है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को फिर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, और हिपैरिन थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। मैम यहाँ पे मतलब इसका अपोजिट हो रहा है, अब वो एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव है। हाँ, और वो और जब मैम ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवानी हो तो ये काम करता है थ्रोम्बिन। इसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी हम इसको बोल रहे हैं ना। यस मैम। यस मैम। ये रिवर्स रिएक्शन कौन करा रहा है? हिपैरिन हिपैरिन करा रहा है, ठीक है। नाम बोलोगे ना क्लास में, वो मेरे को रिस्पॉन्स देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कुछ शांत बैठे हैं। श्रेयशी, श्रेयशी, क्वेश्चन टाइमिंग। श्रेयशी आंसर बताओ इसका, और बाकी कोई नहीं बोलेगा, हैंड रेज कर लो सिर्फ। मैम इसका आंसर डी है। किसने बताया? मैंने। वेरी गुड, डी इज करेक्ट आंसर। एवरीवन एग्री? कैल्शियम आयन होगा इसका। लेक्चर
फिनिश। मैम मुझे लगा क्वेश्चन है। मुझे भी यही लगा। मैम रिवीजन क्लास भी आप अभी ले लो ना मैम। सारे बच्चे नहीं है ना, सिर्फ आप आपके होने से थोड़ी ना मैं डिवीजन क्लास ले लूंगी। मैम नहीं है हमारी क्लास बच्चे। क्या बाय मैम। मैम शाम को ना क्वेश्चंस की ना स्लाइड बना के लाना। शाम में मैम है। मैम जल्दी मतलब जल्दी ले लेना आप रिवीजन क्लास मतलब। कल क्लास होगी क्या? कल सुबह वाली क्लास तो होगी। अरे रुक जाओ अभी बाय मत बोलो, शांति रखो। मैम मेरी तो टेस्ट कब होगा? स्लाइड्स ना ऐसे ही बना के लाइएगा प्लीज। मैम आपको भी ऐसे स्लाइड बनाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे पढ़ाते हो वैसे पढ़ाया करो, लिख के। अच्छा मैम क्वेश्चन कराओगे आप? नहीं एनसीईआरटी दिखाओगे भाई, एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में क्या हो गया? एनसीईआरटी भी कह रही है अब मत पढ़ाओ। पेज पे हो रखा है ये। मैम कोऑगुलेशन वाले पेज पे ही हो रखा है। ब्लड देखो अभी दिख रहा होगा आप लोगों को। Yes, तो ma'am. कल हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया था पूरा का पूरा पॉइंट। आज मैंने आपको ब्लड कोएगुलेशन, देखो सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ाया है 2 घंटे में। मैम लिम्फेटिक सिस्टम भी तो पढ़ाया है। लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाया, तो इस वाले पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना सबके सब, ठीक है? कोएगुलेशन पूरा और ये वाला अगर मैं आपको ये एनसीईआरटी से पढ़ाती ना 15 मिनट में फिनिश हो जाता ये, लेकिन समझ नहीं आती चीजें। ये समीक्षा मैम वो आंसर के लिए हैंड रेस कर रहा है। अच्छा समीक्षा तो साक्षी है ना। तो लिम्फ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है? ओपन कल हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल, ईसीजी। भाई अगर आप लोग डिस्टर्ब नहीं करोगे ना तो 2 लेक्चर में आसानी से 2 नहीं। मैम कल पहले पेपर डिस्कशन करेंगे। कल प्रोसेसेस भी मैम, एक तो ब्लास्टोसिस फोर्टालिस की भी प्रोसेस थी। टेस्ट कब होगा? मैम कल टेस्ट है ना।